मिस्टर फाइनेस्ट पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में एक ऐसा वायरस दिखाया गया है जो कि किसी भी उम्र के इंसान को अपने काबू में कर लेता और फिर इसके बाद वह इंसान क्या क्या करता, यह वायरस उससे क्या क्या कराता, ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें जेसन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक अम्यूजमेंट पार्क में अपनी बॉस की फैमिली को लेकर आया हुआ था। इसके बाद वह अपने बॉस के घर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वह अपने बॉस की फैमिली का पूरा ध्यान रखता है। दरअसल उसको ये काम इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम होती है। अब जेसन थक हार कर अपने घर आता है। यहाँ पर उसको उसका छोटा भाई माइकल मिलता है जिससे वह काफी दिनों से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वह आज भी माइकल को अपने घर के अंदर नहीं लाता और जब वह घर के अंदर आता है तो उसके एक बेटे का जन्मदिन था, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी फैमिली को कहीं पर बाहर घुमाने के लिए ले जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेसन की बीवी और उसके दोनों बच्चे बड़ी ही तेजी से खाना खा रहे होते हैं, मानो कि वह काफी दिनों से भूखे हो। खैर वह ऐसा क्यों करते हैं ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। इसके बाद जेसन की बीवी उससे कहती है, तुम्हें माइकल को कम से कम अंदर तो बुला लेना चाहिए था। दरअसल वह उसे यह भी बताती है कि आज जो हम खाना खा रहे हैं वह माइकल ने ही उन्हें ला कर दिया। यहाँ पर जेसन कहता है कि हमारी आज जो भी हालत है वह सब माइकल की ही वजह से है। अगर हम उस पर भरोसा नहीं करते तो आज हम बहुत खुश होते। अब अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। वह शेयर मार्केट में भी काफी इंटरेस्ट रखता है। उसके कहने पर जेसन ने अपना पूरा धन, पूरा पैसा शेयर बाजार में लगा दिया और थोड़े दिन बाद शेयर गिर गए जिस वजह से उसे काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस वजह से दोनों भाइयों के बीच कुछ बनती नहीं है। अब हम माइकल की वाइफ लिंडा को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर होती है। माइकल उसे कहता है कि मुझे एक लोन लेने में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं उन पैसों को जेसन को दे सकूं ताकि वे अपनी लाइफ को थोड़ा सुधार सके। मेरी वजह से आज वो इतना नुकसान में है। लेकिन लिंडा उस पर काफी गुस्सा होती है और माइकल से बोलती है कि तुम लोन लेकर अपने भाई को इस तरह पैसे दोगे और उसकी लाइफ सुधारोगे जिससे हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। अब रात में जेसन पानी पीने के लिए किचन में जाता है, लेकिन वहां पर उसे एक रूम में हलचल सी सुनाई देती है। जब वह उस कमरे का दरवाजा खोलता है तो उसे वहां पर उसके दोनों बच्चे और पत्नी खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। वह इस तरह से खाना खा रहे थे कि जैसे मानो कई दिनों से भूखे हों। अब अगले दिन सुबह एक लड़का और लड़की एक नदी के किनारे सैर कर रहे होते हैं। तभी लड़के का पांव फिसल जाता है और वह नदी के किनारे पर एक लाश को देखता है। इसके बाद वह पुलिस को बुलाता है और वहां पर पुलिस ऑफिसर माइकल आ जाता है। जब वह लाश के चेहरे को देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद पुलिस वाले उसे डेड बॉडी की जांच करवाने के लिए उसे ले जाते हैं। वहां पर डॉक्टर भी उसे लाश को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी डेड बॉडी कभी नहीं देखी थी। वह कहते हैं कि यह काफी अजीब और खौफनाक तरह की मौत है। शायद ये कैसे हुआ, ये डॉक्टर हैरान था क्योंकि ऐसी मौत किसी को मिलना काफी अजीब था। अगले दिन हमें पूरा कोरिया शहर दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी नदियां, तालाबों में लोग ऐसे ही मर रहे थे और यहाँ पर हम समझ पा रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है और जिसे अच्छे से समझ पाना मुश्किल है। आखिर सभी लोग कैसे मर रहे हैं? अब सभी को इस खबर के बारे में पता चल चुका था और जेसन की फैमिली को भी यह खबर मालूम पड़ चुकी थी, लेकिन जेसन इस बात को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस नहीं था। वह इसे फेक कहकर अपने बॉस के साथ गोल्फ खेलने के लिए चला जाता है। मगर यहाँ पर कुछ समय बाद जेसन के बॉस को काफी ज्यादा प्यास लगने लगती है। हालांकि वहां पर मौजूद सभी पानी को पी जाते मगर फिर भी उनकी प्यास बुझ ही नहीं रही थी। इसके बाद वे अपनी गाड़ी से उतरकर पास के एक तालाब में कूद पड़ते हैं। जब जेसन उन्हें बचाने के लिए वहां पर जाता है तो उनकी बॉडी को पलटता है तो उनका पूरा रंग पूरी तरह से काला पड़ चुका था, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा सहम जाते हैं। इसके बाद वे अपने घर पर चला जाता है, लेकिन वहां पर देखता है कि उसकी पत्नी और दोनों बच्चे काफी ज्यादा पानी पी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि एक पूरे कांड की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन करते करते वह अपनी गाड़ी में सो जाता है। जब सुबह उठकर वह अपने पास की नदी में देखता है तो उसे सभी ओर बस लाशें ही लाशें दिखाई पड़ रही थी। इसके बाद हमें पूरा कोरिया दिखाया जाता है जो कि मौत का मंजर लग रहा था। यहाँ पर हर एक छोटे गटर, तालाब में लाशें बह रही थी और हजारों ही लोग मौत की नींद सो चुके थे। इसके अगले दिन एक औरत की मौत होती है जो कि अपने बाथटब में नहा रही थी
और उसी में मर गई। उसकी बॉडी में से तब कुछ कीड़े बाहर आते हैं और हमें दिखाई देते हैं। जब उन्हें उठाकर लैब में ले जाया जाता है तो वहां डॉक्टरों को मालूम पड़ता है कि ये असल में एक हॉर्स एयर वर्म्स हैं जो कि ज्यादातर इंसेक्ट के अंदर पाए जाते हैं। वो उनकी पीठ में चिपकर उनका खाया हुआ खाना भी खुद खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। फिर जब इनका पेट भर जाता है तो ये इंसेक्ट पानी पीते हैं और पानी से प्यास नहीं बुझती तो आपको पता है कि आगे क्या होता है, तालाब में जाता है इंसान, वो मर जाता है। यहाँ पर डॉक्टरों का कहना यह भी था कि ये तो वही वर्म्स है जो कि इंसान के मुंह के जरिए और या फिर उनके पिछवाड़े के जरिए उनकी बॉडी के अंदर घुस के होंगे और धीरे धीरे ऑर्गन को खाने लगे। भूख बढ़ी, लोग खाना ज्यादा खाने लगे, प्यास बढ़ी, लोग पानी ज्यादा पीने लगे और मौतें ऐसे ही बढ़ती गई। और यहाँ पर डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि ज्यादा भूख और ज्यादा प्यास लगना इसके अहम लक्षण है, यानी कि वायरस का ये अहम एक लक्षण है जिससे पता चले कि आप इन्फेक्टेड है या नहीं। इसके बाद सरकार पूरे शहर में इसकी घोषणा कर देती है। जेसन को भी यह न्यूज मालूम पड़ती है तो वह भागते भागते अपने परिवार के पास जाता है और वह अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुम लोग किसी नदी के पास गए थे? तो उसकी पत्नी बताती है कि वह उनके बेटे के जन्मदिन पर एक एडवेंचर पार्क में गए थे। यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा पानी पी रही थी, साथ में उन्हें काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी, जिससे जेसन को मालूम पड़ जाता है कि उसकी फैमिली इस बीमारी, इस वायरस की शिकार बन चुकी है। इसके बाद वह जल्द ही अपने फैमिली को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, जैसा कि आपको पता है कि वायरस के समय होती है। लोग दवा लेने के लिए यहाँ वहां भाग रहे थे, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन, कोई भी इसकी दवा नहीं बनी थी। डॉक्टर को पता नहीं था कि ये बीमारी क्या है और इसे सॉल्व कैसे करें। यहाँ पर डॉक्टर एक मीटिंग बुलाते हैं और वह एक जहर बनाने का डिसाइड करते हैं जो कि इन वर्म्स को, इन कीड़ों को नुकसान पहुंचाएगा, ना कि इंसानों को। वह लोग इस दवा को हॉस्पिटल के एक पेशेंट के ऊपर टेस्ट करेंगे, लेकिन जब वह टेस्ट करते हैं तो वह पूरी तरह से असफल, फेल हो जाते हैं। उस पेशेंट बेचारे की मौत हो जाती है। अब इसके बाद यह खबर सुन शहर के सभी लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। इसके अगले दिन सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइकल के पास लिंडा का फोन आता है और वह उसे बताती है कि अब जेसन की पूरी फैमिली भी इस वायरस से इन्फेक्टेड, वायरस की शिकार हो चुकी है। तभी हमें जेसन के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके बच्चे प्यास के मारे तड़प रहे थे। उसकी बेटी बालकनी से कूदने ही वाली होती है कि तभी जेसन उसे बचा लेता है। इसके बाद पूरे शहर का हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लोग खुद ब खुद दौड़कर नदी में कूदकर अपनी जान दे रहे थे। यहाँ पर लिंडा भी अपने हॉस्पिटल का दृश्य देखती है, हर तरफ ढेरों लाशें मौजूद होती है। इसके अगले दिन झीलों में, नदियों में, सभी जगह लाशों के ढेर लगे होते हैं। सरकार के जरिए हमें मालूम पड़ता है कि अब मौतों की गिनती 1 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। इसी के चलते बचे हुए लोगों को सरकार एक बड़े से हॉल में क्वारंटीन कर रखती है। अब काफी समय बीत जाता है। कुछ दिन बाद एक पेशेंट लोगों के सामने आता है जो कि बताता है कि वह अब ठीक हो चुका है। उसने विंडाजोल नामक एक दवाई ली जिसकी मदद से अब वह बिल्कुल ठीक है। अब ये खबर भी देखते देखते पूरे शहर में फैल जाती है, जिसके बाद सभी लोग मेडिकल फार्मेसी की तरफ दौड़ते हैं और इस दवाई, इस मेडिसिन को लेने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होने के कारण दवाई, आपको बताया कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। अब इसके बाद हम दवाई बनाने वाले कंपनी के सीईओ को सरकार के साथ बैठक में देखते हैं और उन्हें ऐसी और दवाई बनाने का सरकार आदेश देती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का सीईओ कहता है कि हमारी कंपनी को किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है और हमारी मशीनें अब बिल्कुल खराब हो चुकी है, इसलिए उस दवाई को दोबारा बना हम नहीं सकते। ये सुनकर सरकार कहती है कि उस दवा को बनाने का हमें तरीका बता दीजिए, हम खुद बना लेंगे। लेकिन वह सीईओ कहता है कि देखो भैया, हम अपने आइडिया किसी के साथ ऐसा शेयर वेयर नहीं करते और इससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि इस कंपनी के आदमी को टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि उसे उस दवाई वाली कंपनी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके बाद वह आदमी अपनी जुबान खोलता है और बताता है कि आज से 5 साल पहले हमारी कंपनी ने वायरस के ऊपर रिसर्च कर रही थी, इन खतरनाक वर्म्स के ऊपर रिसर्च चला रही थी और इन वर्म्स के ऊपर पूरी रिसर्च करने के बाद हमने ये दवाई बनाई जो कि मार्केट में लॉन्च होने के बाद बूम करे, हमें मुनाफा ही मुनाफा कमा कर दे। मगर इसके बाद हमारी कंपनी को एक दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, जिसके चलते ये रिसर्च भी बंद हो गई। इस बात को जानने के बाद सभी रिसर्चर गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने फैसला लिया कि वह सभी इन वर्म्स को शहर की हर नदी में छोड़ देंगे, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा क्योंकि दवाई बिकेगी। इसके बाद माइकल उस आदमी को बहुत मारता है
और उस दवाई का जहां पूरा स्टॉक रखा था उस जगह के बारे में उससे पूछता है। वही अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी का सीईओ सरकार से $5 बिलियन की डिमांड रखता है और उसके बदले वह उन्हें विंडाजोल बनाने का सलूशन दे देगा। हालांकि वो बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में क्या था, लोगों की जान बचानी भी जरूरी थी। अब दूसरी तरफ माइकल और जेसन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर दवाई का पूरा स्टॉक रखा हुआ था, लेकिन तभी वहां पर एक अनजान आदमी आता है जो कि उस गोदाम को आग लगा देता है। अब अगली सुबह जेसन उठता है और वह उस गोदाम के अंदर जाकर सभी दवाइयों को जलता हुआ देखकर रोने लगता है, क्योंकि उससे लग रहा था कि वह कई लोगों की अब जान बचा लेगा। तभी उसे उसकी पत्नी का कॉल आता है और वह कहती है कि अब शायद ही हम बच पाएं। इसके बाद जेसन अपने बच्चों से भी बात करता है, लेकिन फोन कट करके जेसन को एक आइडिया आता है और वे कहते हैं अगर ये दवाई इस बीमारी को रोक सकती है तो कोई और ड्रग भी होगा जिससे इंसान को बचाया जा सके, क्योंकि ऐसी और भी दवाई हो सकती है ना इसी सॉल्यूशन से मिलती जुलती। तभी माइकल को पुलिस स्टेशन से फोन आता है और वे बताते हैं कि उस फैक्ट्री में आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने कहा था कि मैं विंडाजोल खाने से ठीक हो गया, यानी कि उसने चंद पैसों के लिए इतना बड़ा झूठ बोल दिया। अब जेसन और माइकल फौरन से एक हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं जहां वह डॉक्टर को गन पॉइंट पर रखते हुए पूछते हैं तुमने विंडाजोल बनाने के लिए जो रॉ ड्रग लिया था वह कहां छुपाया। वह डॉक्टर पहले तो उसे नहीं बताता, मगर फिर गोली चलाने की जब धमकी मिल जाती है तो वो मान जाता है। इसके बाद जेसन उस फैक्ट्री में पहुंचता है जहां रॉ ड्रग पड़ा हुआ था और वह सब ट्रक में लोड कर लेता है। और तभी दूसरी तरफ हमें कंपनी के सीईओ की सच्चाई मालूम पड़ जाती है और इसी के चलते लास्ट एग्रीमेंट पर गवर्नमेंट साइन नहीं करती। इसके बाद इस कंपनी के सीईओ को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद जेसन जो रॉ ड्रग था उसे अपने ट्रक में भर रहा था, वह उन सबको आम लोगों में बांटना शुरू कर देता है और इस दवाई का असर धीरे धीरे लोगों में दिखने लगता है। यहाँ पर जेसन की फैमिली भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लास्ट में हम न्यूयॉर्क का सीन देखते हैं जहां पर एक आदमी की लाश नदी में तैर रही थी और यहाँ पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अब ये न्यूयॉर्क में क्या हुआ, न्यूयॉर्क में ये वायरस फैल गया, ये अगले एपिसोड में मतलब अगले इसके पार्ट में पता चलेगा अगर आएगा। वैसे मूवी काफी कमाल की थी।